Welcome back to my channel. This is Khushbu and in this video we'll discuss the Hindu Weekly Current Affairs dated 5th February to 11th February 2023. So first of all, let me tell you that due to some unavoidable reasons, I could not post this video on Saturday because I didn't want to compromise with quality. So I'm posting this video today. I'm sorry for that. So let's discuss the Hindu Weekly Current Affairs and let's begin. The first news is about अंत्योदय सर्वे. सो मिशन अंत्योदय सर्वे 2022 और 2023 के लिए रिसेंटली कंडक्ट किया गया. इसके साथ साथ यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह जी के द्वारा एक पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन भी इनॉग्रेट की गई. अगर हम इस सर्वे के एम की बात करें तो इस सर्वे का एम क्या है कि जो भी काफी सारी स्कीम्स हैं उनको कंबाइन करके लोगों के लिए और भी ज्यादा आउटकम लेके आना और लोगों की आम पब्लिक की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना. तो ये इसका मेन एम था. नेक्स्ट बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन स्कीम की. सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने रिसेंटली अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की है जिसका मेन एम है ओवर 1000 स्मॉल स्टेशंस को मॉडर्नाइज करना ओवर द कमिंग ईयर्स. अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इसके की फीचर्स हैं रूफटॉप प्लाजास के लिए प्रोवाइड करना. नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म्स को और लॉन्ग करना, उनकी लेंथ इंक्रीज करना. इसके बाद है ब्लास्ट लेस ट्रैक्स डेवलप करना और रेलवे स्टेशंस पर 5G कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना. यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको हाईलाइट करना है, ध्यान में रखना है कि इस स्कीम के अंडर सिर्फ स्मॉल स्टेशंस को मॉडर्नाइज किया जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के एक्रेडिटेशन सिस्टम की रैंकिंग की. सो रिसेंटली ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो कि 2021 के लिए रिलीज हुआ है, इंडिया का नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम को 5th रैंक किया गया है. यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक्रेडिटेशन सिस्टम 5वें नंबर पर है. ये जो नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर है. अगर हम ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स की बात करें तो ये वर्ल्ड की अराउंड 80 to 90 इकोनॉमीज को उनके क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर रैंकिंग्स देता है. नेक्स्ट बात करते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के अरेबिक सेंटर का इनॉग्रेशन किया है. ये सेंटर बना है मुंबई के अलजामिया तुस सैफिया में. इस इनॉग्रेशन के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के करंट वर्ल्ड वाइड लीडर, जिनका नाम है हिज होलीनेस सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, उनके साथ मिलकर इस सेंटर का टूर भी कंडक्ट किया. एक टूर भी लिया गया, वहां पर एक विजिट कंडक्ट की गई. तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो इस कम्युनिटी सेंटर जो ये बना है ये कहाँ पर बना है, और एक इनके जो वर्ल्ड के लीडर हैं, प्रेजेंट लीडर कौन है. नेक्स्ट बात करते हैं इसरो ने रिसेंटली SSLV D2 लॉन्च किया है जो कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है. और इस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के हेल्प से 3 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में रखा गया है. अगर हम तीनों सैटेलाइट्स की बात करें कौन कौन से हैं, एक तो है इसरो का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है EOS-07. सेकंड है यूएस बेस्ड फर्म अंतारिस का जेनस-1 एंड थर्ड है चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप स्पेस किड्स का आजादीसैट-2. अगर हम इस नए व्हीकल की बात करें तो ये नए व्हीकल को डेवलप किया गया था जो भी इमर्जिंग स्मॉल एंड माइक्रो सैटेलाइट कमर्शियल मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए और ऑन डिमांड लॉन्चेस को ऑफर करने के लिए. इस रॉकेट को बहुत ही स्मॉल टीम कुछ फ्यू डेज में ही असेंबल कर सकती है. बहुत इजी असेंबल हो जाता है ये. अगर हम तीनों सैटेलाइट्स की बात करें जो कि इस लॉन्च व्हीकल की हेल्प से ऑर्बिट में प्लेस किए गए हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं जेनस-1 की, जो कि यूनाइटेड स्टेट बेस्ड अंतारिस एक फर्म है और इंडियन पार्टनर्स XD लिंक्स एंड अनंत टेक्नोलॉजीज, इन तीनों ने मिलकर एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट बनाया है
जिसका नाम है जेनस 1। सेकेंड हम बात करते हैं आजादी सैट 2 की। आजादी सैट 2 है जो वो इसका पेलोड बनाया गया है 750 गर्ल स्टूडेंट्स के द्वारा अक्रॉस द इंडिया, और ये सैटेलाइट G20 लोगो भी कैरी करेगा और साथ साथ इसरो के 75 ईयर्स सेलिब्रेट करने के लिए एनसीसी सॉन्ग भी कैरी करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेस इन न्यूज की, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज में थे। सबसे पहले है पंजाब। पंजाब इसलिए न्यूज में था क्योंकि पंजाब में आप गवर्नमेंट ने रिसेंटली 36 गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स का एक फर्स्ट बैच फ्लैग ऑफ किया है सिंगापुर के लिए, और ये बैच सिंगापुर गया है फॉर अपग्रेडिंग देयर प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन एजुकेशन। ये जो गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये सिंगापुर के एक प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग सेमिनार में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है जो कि पंजाब स्टेट की स्कीम फॉर टीचर्स फॉरेन ट्रेनिंग का पार्ट है, और इसका मेन एम है प्रोफेशनल स्किल्स को टीचिंग फ्रेटर्निटी की एनहांस करना, सो दैट वो बेस्ट एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकें। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसलिए न्यूज में था क्योंकि रिसेंटली हिमाचल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपने सभी ऑफिशियल व्हीकल्स का फ्लीट है जो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच किया है, यानी कि उन्होंने पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल्ड जो व्हीकल्स थे उनको रिप्लेस कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से। अगर हम बात करें कि इंडिया की ऐसी पहली कौन सी स्टेट है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच किया है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगर हम इसके एम की बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव रहा इस चीज का, तो ये किया गया है एक टारगेट से अचीव करने के लिए हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने के लिए बाय द ईयर ऑफ 2025। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। यूएई एशिया कप 50 ओवर टूर्नामेंट होस्ट करेगा। यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि एशिया कप इनिशियली पाकिस्तान को अलॉट हुआ था, लेकिन क्योंकि इंडिया ने अनाउंस किया था कि इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं विजिट करेंगे, इस वजह से ये जो इसका प्लेस चेंज किया गया है और अब ये होस्ट करेगा यूएई। नेक्स्ट बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर इसलिए न्यूज में था क्योंकि कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंडक्ट की जाएंगी गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में, जो कि नॉर्थ कश्मीर में है। ये जो गेम्स हैं ये 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में कंडक्ट की जाएंगी, और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अराउंड 1500 एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स इंडिया की नेशनल यूथ गेम्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीरिया एंड टर्की की। सीरिया एंड टर्की में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। वहां पर 7.8 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने यानी कि भूकंप ने हिट किया है सेंट्रल टर्की एंड नॉर्थ वेस्ट सीरिया को, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव डाइड, एंड इसने बहुत सारे रिसोर्सेज को, वहां के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया है। काफी ज्यादा लॉस हुआ है लाइव्स का भी और रिसोर्सेज का भी। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की विश्व भारती यूनिवर्सिटी को जल्दी ही यूनेस्को से हेरिटेज टैग मिलेगा, सो दैट इसको डिस्टिंक्शन मिल जाएगी कि वर्ल्ड की ऐसी फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बन जाएगी ये, और ये यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में, इसीलिए वेस्ट बंगाल न्यूज में था। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। जो G20 के डेलीगेट्स हैं वो उन्होंने रिसेंटली आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल विजिट किया है। आपको पता ही होगा कि G20 की करंट प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो जो भी G20 के रिगार्डिंग न्यूज होती हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में क्या रखना है कि श्री वीरभद्र स्वामी टेम्पल कहाँ पर है, ये कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट बंगाल की ही दोबारा से। वेस्ट बंगाल फिर से न्यूज में इसलिए था क्योंकि वहां पर सुंदरबन टाइगर रिजर्व के द्वारा फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस फेस्टिवल में बहुत सारे बर्ड वॉचर्स ने, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने
अराउंड 145 स्पीशीज इस फेस्टिवल में स्पॉट की। नेक्स्ट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $130 मिलियन लोन देने के लिए अप्रूवल दिया है और ये जो लोन है ये हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं दुबई की। दुबई इसलिए न्यूज में था क्योंकि दुबई में जेंडर बैलेंस फोरम एंड वुमेन इन गवर्नमेंट फोरम होस्ट की जाएगी 13th to 15th फरवरी 2023 में। इसका मेन एम क्या है कि वर्ल्ड के और दुबई के इस रीजन के अराउंड जो भी लीडर्स हैं उनके थॉट्स को इकट्ठा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू की। जम्मू पहली बार जम्मू में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अराउंड 5.9 मिलियन टन लिथियम डिपॉजिट्स ढूंढे हैं जो कि उनको मिले हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू के। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम एक नॉन फेरस मेटल है। नॉन फेरस मेटल यानी कि इसमें जो आयरन का अमाउंट है बिल्कुल नेग्लिजिबल है और लिथियम ईवी बैटरीज का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज का एक की कंपोनेंट है। हमने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें हमने डिस्कस किया था लिथियम का सिग्निफिकेंस और इसका जो रिजर्व इंडिया में मिला है उससे इंडिया को क्या हेल्प होने वाली है, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, वो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम इसलिए न्यूज में था क्योंकि वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट एक डेवलप किया गया है यूके की टोकामक एनर्जी के द्वारा। ये मैग्नेट यूज होगा न्यूक्लियर प्लांट में टेस्टिंग के लिए। इसके बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड इसलिए न्यूज में था क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने झारखंड में 5th यूरिया प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है, इसका नींव पत्थर रखा गया है और ये 5वां यूरिया प्लांट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की। यूपी के लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इनॉग्रेट की गई है और ये इनॉग्रेशन किया गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इंडिया में कहाँ पे कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं अगेन जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट एक ओपन किया गया है। ये जो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके ओपन करने का कंसेप्ट का इंस्पिरेशन क्या था, तो इसकी इंस्पिरेशन ली गई है फिनलैंड से। इसके बाद है बेंगलुरु। बेंगलुरु इसलिए न्यूज में था क्योंकि कर्नाटका के बेंगलुरु में फर्स्ट G20 इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है 9th to 11th फरवरी में। G20 के रिगार्डिंग जितनी भी मीटिंग्स हैं आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सी मीटिंग कहां पर हो रही है। इसके बाद बात करते हैं एमपी के, मध्य प्रदेश के इंदौर की, जो कि पहली ऐसी सिविक बॉडी बनी है जिसने ग्रीन बॉन्ड्स लॉन्च किए हैं। अब ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ग्रीन बॉन्ड्स की हेल्प से जो भी फंड रेज किया जाता है वो स्पेसिफिकली क्लाइमेट फ्रेंडली जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वहां पर ही उनकी इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके बाद बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में इंडिया के फर्स्ट मोबिलिटी फोकस्ड क्लस्टर लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तेलंगाना मोबिलिटी वैली। ये इसका वहां पर क्यों क्लस्टर बनाया गया है? टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 50,000 करोड़ and to generate around 4 lakh jobs in next 5 years in the state of Telangana. नेक्स्ट बात करते हैं चाइना की। चाइना ने रिसेंटली राइस ब्रान को स्टेपल फूड की तरह प्रमोट किया है। अब राइस ब्रान क्या होता है वो देखते हैं। जो ब्राउन राइस होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, जो कि राइस के मिलिंग प्रोसेस में सेपरेट हो जाती है, उसको बोलते हैं राइस ब्रान। तो करंटली ये एनिमल्स को फॉडर के फॉर्म में दिया जाता है और चाइना ने इसको ह्यूमन बींग्स के लिए स्टेपल फूड के लिए प्रमोट किया है 2023 में। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका इसलिए न्यूज में था क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम के अंडर 5,000 बसेस दी हैं श्रीलंका को। इसके बाद है केरला। केरला इसलिए न्यूज में था
क्योंकि केरला ने अपना पहला नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप जीता है इन द ईयर 2023। इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्संस की जो न्यूज में थे और वो क्यों न्यूज में थे। हमने एक क्विज वीडियो में भी डिस्कस किया था कि रिसेंटली फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन इंडिया के विजिट पर हैं और इन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इलोरा केव्स, ग्रीनेश्वर टेम्पल और इसके साथ साथ इन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में भी विजिट पे की है। हिलेरी क्लिंटन ने रिसेंटली ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलिएंट फंड अनाउंस किया है जो कि है $50 मिलियन का। ये फंड यूज किया जाएगा फॉर वुमेन टू फाइंड क्लाइमेट चेंज एंड टू हेल्प द कम्युनिटीज टू फाइट क्लाइमेट न्यू लाइवलीहुड रिसोर्सेज एंड टू प्रोवाइड देम क्लाइमेट रिलेटेड एजुकेशन। इसके बाद बात करते हैं केएम मेमन की। एमआरएफ लिमिटेड के सीएमडी केएम मेमन, इनको एटीएमए अवार्ड मिला है एट ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एनुअल कॉन्क्लेव 2023। हमने एटीएमए की फुल फॉर्म क्विज में डिस्कस की थी। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि एटीएमए की क्या फुल फॉर्म है। इसके बाद है राखी कपूर जो कि एक ऑथर हैं। ये इसलिए न्यूज में थी क्योंकि उनको गोल्डन बुक अवार्ड मिला है 2023 के लिए उनकी बुक नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप गाइड के लिए। तो आपको इस बुक का नाम भी याद रखना है, इनके ऑथर कौन है वो भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि गोल्डन बुक अवार्ड 2023 किसको मिला था। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर एबी के प्रसाद की। डॉक्टर एबी के प्रसाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2020 के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। जो ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अवार्ड है ये राजा राम मोहन रॉय जी के उनके ऑनर करने के लिए उनको ऑनर करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अगर हम डॉक्टर एबी के प्रसाद की बात करें तो इन्होंने आंध्र प्रदेश स्टेट में मेन स्ट्रीम जर्नल्स के एडिटर की तरह काफी काम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 2 नए सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट किया है जिनका नाम है जस्टिस राजेश बिंदल एंड जस्टिस अरविंद कुमार। जस्टिस राजेश बिंदल हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और जस्टिस अरविंद कुमार गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इन दोनों के अपॉइंटमेंट के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर है वो 34 हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश ऑथर सलमान रुश्दी की। इनकी एक नई नॉवल रिलीज हुई है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। तो आपको इस नॉवल का नाम याद रखना है और इनके ऑथर भी याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट नताशा की। नताशा जो कि एक इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट है वो लगातार दूसरे साल वर्ल्ड की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट बनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड की ब्राइटेस्ट स्टूडेंट कौन है, उनका नाम है नताशा जो कि इंडियन ओरिजिन की है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्सरा ए अय्यर की जो कि पहली बार फर्स्ट ऐसे इंडियन अमेरिकन वुमेन बने हैं हार्वर्ड लॉ रिव्यू के जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के हैं तो इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मन्नपुरम फाइनेंस एमडी वीपी नंद कुमार जी की जिनको हुरून इंडिया अवार्ड मिला है फॉर द ईयर 2022। ये अवार्ड उनको मिला है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो आपको ये नाम याद रखना है, ये कौन सी फर्म के एमडी हैं और इनको कौन सा अवार्ड मिला है, क्यों मिला है, ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ऑथर डॉक्टर पेगी मोहन की जिनको रिसेंटली मथुरभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, कौन सा अवार्ड इनको मिला है वो भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अनीश गिरी की जो कि एक डच प्लेयर हैं। इन्होंने रिसेंटली टाटा स्टील मास्टर्स 2023 जीती है, इस वजह से ये न्यूज में थे। इसके बाद बात करते हैं रिक्की केज की जो कि इंडियन म्यूजिक कंपोजर हैं। इनको रिसेंटली इनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 3rd ग्रैमीज अवार्ड मिला है। तो आपको ये नाम और क्यों ये न्यूज में थे ये सभी चीजें याद रखनी है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की। महिंद्रा फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किए गए हैं जिनका नाम है रॉल रेबिलो।
इसके बाद बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नेक्स्ट डायरेक्टर की, जिनका नाम है मनजीत सिंह सैनी। इसके बाद है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लाओस, ये अपॉइंट किए गए हैं प्रशांत अग्रवाल जी। नेक्स्ट है वी रामचंद्र, जो कि आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं एज मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ SIFL एंड SCFL। SIFL की क्या फुल फॉर्म है? श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड। एंड SEFL की क्या फुल फॉर्म है? श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड। तो आपको ये सभी पॉइंट्स, सभी फुल फॉर्म्स याद रखनी है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज। सो इंडिया की अंडर-19 वुमेन क्रिकेट प्लेयर टिटास संधू जी को रिसेंटली इमर्जिंग हीरो अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन वुमेन अंडर-19 क्रिकेट टीम ने रिसेंटली T20 इनिंग्स में वर्ल्ड कप जीता है, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसके बाद है डॉक्टर वीस पयस। इनके बारे में हम इसलिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि ये ओलंपियन हॉकी प्लेयर डॉक्टर वीस पयस है, उनको अनसंग हीरो अवार्ड मिला है, जिनकी यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रही है। अगर हम डॉक्टर वीस पयस की बात करें तो ये मेडिकल कंसल्टेंट है विद द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बॉडीज, फॉर एग्जांपल BCCI, इंडियन डेविस कप टीम एटसेट्रा। इसके बाद बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। सो सूर्य कुमार यादव अभी भी बैटिंग चार्ट ऑफ ICC मेंस T20 इनिंग प्लेयर रैंकिंग्स में टॉप स्पॉट पे ही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि शुभमन गिल 30th पोजीशन पर आ गए हैं T20 इनिंग प्लेयर रैंकिंग की बैटिंग चार्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं लीब्रॉन जेम्स की, जो कि NBA के ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन गए हैं और इन्होंने रिसेंटली ओक्लाहोमा सिटी थंडर के अगेंस्ट नया मार्क सेट किया है। NBA की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो NBA की फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एंड लीब्रॉन जेम्स अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है। इसके बाद बात करते हैं पेरिस ओलंपिक गेम्स ने जॉयफुल बुक फॉर 2024 अनवील की है, जो कि विजुअल आइडेंटिटी है फॉर 2024 गेम्स। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 2024 में जो ओलंपिक गेम्स है वो फ्रांस के पेरिस में होने वाली है। अगर हम इस जॉयफुल बुक की बात करें, इस विजुअल आइडेंटिटी की बात करें, तो वहां पे जो एथलेटिक्स ट्रैक है उसको पर्पल कलर से शो किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं रोहित शर्मा की, जो कि इंडिया के ऐसे पहले कैप्टन बने हैं जिन्होंने क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी स्कोर की है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं पाकिस्तानी विकेट कीपर कमरान अकमल के बारे में, जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्म्स में अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। इसके बाद है क्रिकेट के इंडियन क्रिकेटर फॉर्मर मोंटी देसाई, जो कि नेपाल क्रिकेट टीम के रिसेंटली कोच अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एरॉन फिंच, ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं इंडियन गोल्फ प्लेयर अदिति अशोक की, जिन्होंने रिसेंटली कीनिया लेडीज ओपन टाइटल जीता है 2023 के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि आदिति अशोक किस गेम से रिलेटेड हैं, तो ये गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियन की, जो कि है श्री संजय। तो आपको श्री संजय का भी पता होना चाहिए कि ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। इसके बाद बात करते हैं फॉर्मर इंडियन फास्ट बॉलर जोगिंदर शर्मा जी की। इन्होंने भी क्रिकेट के सभी फॉर्म्स में रिटायरमेंट अनाउंस की है। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने क्विज में डिस्कस किया था कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने एक अपील फाइल की थी कि वैलेंटाइंस डे, जो कि February 14 को होता है, उसको काउ हग डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने रिसेंटली वो अपील विथड्रॉ की है और अब से 14 फेब को काउ हग डे नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज अमन की, जो कि पाकिस्तान नेवी की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज बाई एनुअल एक्सरसाइज है जो कि पाकिस्तान नेवी ऑर्गेनाइज करती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालकॉम की। क्वालकॉम ने फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड 2-वे मैसेजिंग लॉन्च की है। 2-वे मैसेजिंग का क्या मतलब है कि जो यूजर्स हैं वो मैसेज सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टू वे मैसेजिंग। सो जो क्वालकॉम है इसको स्नैपड्रैगन सैटेलाइट भी बोला जाता है, जो कि लॉन्च किया गया था CES 2023 में। ये 5G मॉडेम RF सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। इसके बाद है अमृत सरोवर मिशन, जो कि लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2022 को इंडिया के आजादी का अमृत महोत्सव के पार्ट की तरह। अगर हम इसके एम की बात करें तो इसका एम था एटलीस्ट 75 अमृत सरोवर कंस्ट्रक्ट करने या फिर रिजुविनेट करने कंट्री के हर डिस्ट्रिक्ट में, सो दैट कंट्री का वाटर क्राइसिस को ओवरकम किया जा सके। अभी रिसेंटली इसका नया टारगेट सेट किया गया है, जो कि है 50,000 अमृत सरोवर को कंप्लीट करने का बाय 15 अगस्त 2023, जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली ईरानियन आर्मी अंडरग्राउंड एयरबेस जिसका नाम है ईगल 44, उसकी फर्स्ट फुटेज रिलीज की गई है। ईगल 44 की अगर बात करें तो ये एक ऐसे फाइटर जेट्स को हाउस कर सकता है जो कि क्रूज मिसाइल्स से इक्विप किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ईगल 44 है ये कौन सी कंट्री का एयरबेस है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल सुरक्षा कैंपेन की। सो मीटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने G20 कैंपेन के लिए डिजिटल सुरक्षा कैंपेन लॉन्च किया है। इसमें इसके अंडर कुछ ऐसे थीम्स कवर किए जाएंगे जैसे ऑनलाइन फ्रॉड्स को टैकल करना, ऑनलाइन अगर हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसके रिगार्डिंग सेफ्टी टिप्स प्रोवाइड करना, इस फील्ड में ये काम करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त की। सो ऑपरेशन दोस्त इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है टू हेल्प द अर्थक्वेक हिट पीपल ऑफ टर्की एंड सीरिया। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए कि ऑपरेशन दोस्त इज रिसेंटली इन न्यूज, ये किसका ऑपरेशन है, किसने लॉन्च किया है और या फिर इसका क्या एम है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपसे। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड लार्सन एंड टर्बो ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रिसेंटली मॉड्यूलर ब्रिजेस बनाने के लिए। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सी किस कंपनी के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। इसके बाद है इंडिया का फर्स्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ड्रोन्स, उसका नाम रखा गया है स्काई UTM, जो कि लॉन्च किया गया है स्काई एयर के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका नाम क्या है और किसने लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है रिलायंस रिटेल इंडिया के ऐसे पहले रिटेलर बन गए हैं जिन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस की है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को हम डिजिटल रूपी भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है क्योंकि ये इंडिया के पहले रिटेलर बने हैं। नेक्स्ट है जियो BP ने E20 पेट्रोल लॉन्च किया है और ये इंडिया का ऐसा फर्स्ट फ्यूल रिटेलर बन गए हैं जिन्होंने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को अवेलेबल करवाया है। नेक्स्ट बात करते हैं RBI के QR बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन के बारे में, जो कि RBI ने लॉन्च की है, जो कि RBI लॉन्च करेगा टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स। अगर हम इस मशीन की बात करें तो ये कैशलेस कॉइन डिस्पेंसेशन मशीन है जिसमें आपको कैश नहीं डालना। अगर आपको कॉइन्स चाहिए तो ये मशीन ऑटोमेटिकली UPI के हेल्प से आपके कस्टमर के बैंक अकाउंट से डेबिट कर लेगा और आपको कॉइन्स दे देगा। इसके बाद बात करते हैं मोबिक्विक, जो कि इंडिया की लीडिंग फिनटेक है। ये ऐसी पहली इंडिया की फिनटेक बन गई है जिसने रुपे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI को सपोर्ट करने का डिसीजन लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पर है और अगर इसकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया 24% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में। तो आपको ये भी याद रखना है कि ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में टॉप मोस्ट कौन है और कितनी कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर ने सैटर्न को बीट करते हुए पहला ऐसा प्लेनेट बन गया है जिसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स हैं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो इस टाइम पे जुपिटर के 83 मून्स हैं। इसके बाद है युवा संगम पोर्टल,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर। ये जो पोर्टल है ये 18 to 30 इयर्स के एज ग्रुप के यूथ के लिए लॉन्च किया गया है टू प्रमोट द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री अमंग द यूथ ऑफ इंडिया। इसकी हेल्प से क्या होगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उनके यूथ को दूसरे स्टेट्स में भेजा जाएगा सो दैट वो इंडिया के उन स्टेट्स का कल्चर डाइवर्सिटी एक्सप्लोर कर सके एंड वाइस वर्सा। बाकी स्टेट के जो यूथ है उनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है एनटीपीसी ने लगातार 6th ईयर के लिए 2023 के लिए एटीडी अवार्ड जीत लिया है। एटीडी की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट। इसके बाद बात करते हैं, इसरो ने प्लान किया है कि इसरो एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिंग मॉड्यूल एक डेवलप करेगा आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेट करके। नेक्स्ट है गूगल ने एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है बार्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि बार्ड क्या है और ये किसने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद है रिसेंटली जो अभी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की रिलीज हुई है उसके अकॉर्डिंग आरबीआई ने रेपो रेट को 0.25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज। सो जो आरबीआई का रेपो रेट है वो क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेपो रेट मतलब रीपरचेज रेपो रेट, ऑप्शन रेट। तो रीपरचेज ऑप्शन रेट क्या होता है, इस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है एक ऐसी कंडीशन पे कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो वो कोलेटरल रखेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उसको रीपरचेज करेंगे आरबीआई से। तो रीपरचेज ऑप्शन रेट का ये मतलब होता है। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां पर ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं ऑबिचुरीज की। सो रिसेंटली वानी जयराम जो कि कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी, शी पास्ड अवे। उनका तमिल फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत स्पेशल प्लेस था। इनकी यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिख रही है सो दैट आपको मेमोराइज करने में इजी हो। अब बात करते हैं परवेज मुशर्रफ की जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे और पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल भी रहे हैं। इनके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि परवेज मुशर्रफ ही थे जिन्होंने मुशर्रफ फॉर्मूला प्रपोज किया था। नेक्स्ट बात करते हैं वन ऑफ इंडियाज मोस्ट अकम्प्लिश्ड फिल्म डायरेक्टर्स ऋत्विक घटक जी की। ही पास्ड अवे रिसेंटली। अगर उनकी बात करें तो ये बंगाली डायरेक्टर थे और बहुत ही फेमस डायरेक्टर थे। नेक्स्ट बात करते हैं लीजेंडरी अमेरिकन पॉप कंपोजर बर्ट बचारच की। ही पास्ड अवे। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्कर अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स एटसेट्रा। अब बात करते हैं इस वीक के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 5 फरवरी से 11 फरवरी तक। इसका थीम है गो फॉर द गोल्स। इसके बाद है वर्ल्ड पल्सेस डे जो कि 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है पल्सेस की न्यूट्रिशनल एंड इन्वायरमेंटल बेनिफिट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एज पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस जो कि 11 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे यूएन जनरल असेंबली के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये सेलिब्रेट किया जाता है टू प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी इन द फील्ड ऑफ साइंस। नेक्स्ट है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो कि 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा फॉर स्टिमुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी अवेयरनेस इन ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। इसके बाद है डार्विन डे। डार्विन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 12 फरवरी को। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड टू सेलिब्रेट हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ साइंस। तो इसके साथ आपके इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप करंट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ भी हेल्प किया हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।